दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका महाकाल स्टडी पर स्वागत है। मैं शिवा मिश्रा आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जो है प्रकाश का अपवर्तन, जो हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो या सीटेट हो या सुपर टेट हो या फिर इंटर का एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, उसमें ये पूछा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन, पहले मैं बोल कर डिफाइन कर देता हूँ, फिर डिफिनेशन आपको बोर्ड पे लिख देंगे, तो आप नोट कर लेना। प्रकाश का अपवर्तन हम समझते हैं जैसे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह थोड़ा सा विचलित हो जाती है प्रकाश की किरण, तो यही घटना हमारी प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो हम अब लिख देते हैं बोर्ड पर कि प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे हमने ये हमने माध्यम बना लिए, ये हमारा दो माध्यम है। एक है, ये हमारा है विरल माध्यम, ये हमारा हो गया अभिलंब, O और N, ठीक, ये हमारा हो गया अभिलंब। और ये हमारा हो गया विरल माध्यम। कौन सा? विरल माध्यम। और ये हो गया हमारा सघन माध्यम। इसको हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं, इस तरह कॉमा लगा देंगे 2 बार, तो ये हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। सघन माध्यम आप लोग समझते होंगे, जैसे कोई इलेक्शन की रैलियाँ होती हैं, मान लिया हमने कि उसमें ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप समझते हैं जैसे दोस्तों ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा क्या है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो छोटा नहीं, चलो बड़ा लिखते हैं। ये हमारा क्या है? सघन माध्यम। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि हमारा विरल माध्यम और ये हमारा सघन माध्यम है। तो हमने यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपतित की, किस पर? ये हमारा अभिलंब है, मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु पर हमने ये प्रकाश की किरण आपतित की। ये हमारी, ये हमने टेढ़ी हो गई, ये हमने प्रकाश की किरण यहाँ पर मूल बिंदु पर आपतित की। और जब ये दूसरे माध्यम में, सघन माध्यम में गई, तो ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई। तो यही हमारा, ये हमारा है कोण, आपतन कोण आई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण आर होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये जो किरण है ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई है। इधर से जा रही थी, ये बिल्कुल सीधी निकल जाती, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई है, इसीलिए इसका प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो हाँ दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से गई तो ये इधर ही क्यों झुक गई। तो आपको ये महसूस होता होगा कि जिस सघन माध्यम, जैसे हमने मान लिया कोई इलेक्शन की रैली है, ठीक, तो हम वहाँ गए, ठीक, तो हम अगर ज़्यादा भीड़ है तो नेताजी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कम भीड़ है तो हम नेताजी से आराम से मिल पाते हैं। तो अगर ज़्यादा भीड़ है तो उसको हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम। और अगर कम भीड़ है, अगर आराम से उनसे मीटिंग हो जाती है, तो वो विरल माध्यम है। तो वही यहाँ पर है, ये सघन माध्यम है। मतलब इसके जो कण हैं, जो परमाणु और अणु हैं, तो वो पास पास हैं, लेकिन इसमें अणु परमाणु जो सूक्ष्म कण हैं वो बहुत दूर दूर हैं, इसमें बहुत पास पास हैं। इसीलिए ये हमारा है सघन माध्यम और ये हमारा है विरल माध्यम। इसीलिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई है। तो ये घटना आपको समझ में आई होगी कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि जब, हाँ, तो सघन माध्यम आप समझते होंगे घना मतलब इसके जो कण हैं बहुत दूर पास हैं, लेकिन विरल माध्यम मतलब दूर दूर, इसके जो कण हैं परमाणु और अणु वो बहुत दूर दूर हैं।
जैसे आप लोग समझते हैं जैसे कहीं गैपिंग है ज़्यादा तो वहाँ हमको जाने में आसानी होती है, लेकिन जहाँ गैपिंग कम है जिस रास्ते में, जैसे गली कोई है बहुत घनी है, ठीक, बहुत सघन बहुत सकरी है, तो वहाँ जाने में हमको बहुत दिक्कत होती है, मतलब वो घनी होती है। लेकिन जो सघन माध्यम होता है तो हमको वहाँ जाने में आसानी होती है। तो इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे हमने प्रकाश का अपवर्तन आपको बताया, और सघन माध्यम और विरल माध्यम बताया, और आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमने बताया क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। ये आपकी इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए। इतना हमने आपको क्लियर किया है तो आप लोग समझते होंगे कि और वीडियो अच्छी आगे होगी। समझते हैं। अब हम इसको लिखकर डिफाइन कर देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हाँ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये है हमारी डिफिनीशन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हमने विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कराई तो हमारी ये सघन अविलंब की ओर झुक गई। अब हम अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से मूल बिंदु पर आपतित करेंगे तो ये जब विरल माध्यम में जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं। जैसे अब हम आपको बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो बताएंगे प्रकाश के, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, देखो हमको कोई रट्टा नहीं मारना है, ना कि किताबी लैंग्वेज हमको रटनी है, ठीक। हमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हम चित्र से ही सब कुछ समझ लेंगे कि हमारा क्या अपवर्तन कोण है, क्या आपतन कोण है, क्या विरल माध्यम है, क्या सघन माध्यम है, ठीक। तो अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश का पहला अपवर्तन का नियम ये है कि ये हमारी आपतन कोण की जा, ये हमारा आपतन कोण की जा, और ये अपवर्तन कोण की जा, ये दोनों जो होते हैं एक नियतांक होते हैं। ये हमारा क्या होते हैं, जैसे n बराबर, ये हमारा होगा n बराबर साइन i और साइन r, ये हमारा अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये एक नियतांक है। और इसी को, ये जो हमारा दिया है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया गया है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे चेंज अलग अलग करके कोई जैसे आपको दे दिए डिफिनीसन, तो आपको ये डिफिनीसन दी होगी कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा दोनों एक नियतांक होती हैं। तो आपको इसी में टिक मारना है सही का। तो पहला नियम हमारा क्या है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा।
जा दोनों एक नियतांक होती हैं तथा इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा पहला नियम कि हमारा क्या है, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा दोनों एक नियतांक होते हैं। और दूसरा नियम क्या है हमारा? दूसरा नियम हमारा ये है कि ये आपतन कोण, ठीक, ये हमारा आपतन कोण और ये अविलंब और ये अपवर्तन कोण तीनों ही एक बिंदु पर होते हैं। तो आप चित्र से समझ सकते हैं कि ये हमारा दूसरा नियम है कि आपतन कोण और ये अविलंब बिंदु और ये हमारा अपवर्तन कोण तीनों एक बिंदु पर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? आपतन कोण आपतन कोण, इसको हम इस तरह ले सकते हैं, इस तरह। दूसरा नियम हमारा ये है कि आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये हमारी मूल बिंदु पर ही, और ये हमारी अपवर्तित किरण है। तो हमारी आपतित किरण और अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। आपतित किरण अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं। ये हमारा है दूसरा नियम, स्थित होते हैं। तो इतना आपको समझ में आएगा होगा कि अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। पहला नियम क्या था हमारा कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा दोनों एक नियतांक होते हैं। और दूसरा नियम हमारा क्या था कि हमारी आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये अविलंब जो है, ये तीनों क्या होते हैं? एक बिंदु पर स्थित होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसे आपसे पूछ दें कि अपवर्तित किरण क्या है, तो अपवर्तित किरण क्या कहेंगे आप? जो प्रकाश की किरण इधर अविलंब की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो ये अविलंब की ओर झुकती हुई इधर प्रतीत हो रही है, इधर की ओर, ये हमारा अविलंब है और ये हमारी आपतित किरण है, इधर की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये अविलंब से दूर हटती है, इधर कुछ भी कह सकते हैं अपने हिसाब से, चित्र के हिसाब से आप समझ रहे हैं कि कोई भी डिफिनेशन बना सकते हैं समझने के लिए, किताबी लैंग्वेज हमको नहीं रटनी है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, इसकी हम डिफिनेशन बता देते हैं। हाँ दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो जैसे हमने आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम बताया, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की जब कोई किरण सघन माध्यम में किसी सतह से टकराती है, चिकनी सतह से, तो वह ज़्यादातर वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वह विरल माध्यम में नहीं प्रवेश कर पाती है। वह सघन ही माध्यम से ज़्यादा, अधिकांश उसका जो भाग होता है वह सघन माध्यम में ही वापस चला जाता है। तो हमारी यही घटना जो है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जैसे हमने ये दो माध्यम बना लिए, ये दो माध्यम, ये हमारा है क्या? ये हमारा अविलंब हो गया, ठीक, ये हमारा अविलंब हो गया, ये हमारा है सघन माध्यम। दूसरा मार्कर ले लें, ये हमारा हो गया सघन माध्यम, ये हमारा
ये सघन माध्यम हमने ले लिया, ये हमारा सघन माध्यम। इस तरह इसको कॉमा लगा देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा सघन माध्यम कौन सा है और विरल माध्यम कौन सा है। और ये इसको हम लिख दें सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये हमारा है विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब जैसे कोई प्रकाश की किरण हमने यहाँ से अविलंब पर आपतित की, ये फिर तिरछी हो गई है, ये यहाँ से हमने यहाँ मूल बिंदु पर आपतित की, हमने ये आपतित की, तो इसका जो अधिकांश भाग होगा वह पुनः इसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी प्रकाश सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को किसी सतह पर आपतित करते हैं तो वह पुनः प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हमारी क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश सघन माध्यम, जब प्रकाश सघन माध्यम में, जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश भाग, किसका, प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, लौट जाता है। तो इसी घटना को हम, अतः इसी घटना को, अतः इसी घटना को, अतः इसी घटना को हम, घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम किसे कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि रेगिस्तान में हमको, जैसे कोई गया व्यक्ति और उसको पानी पीना है, ठीक, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, तो उसको भ्रम रहता है ये कि जैसे उसने कहीं दूर से खड़े होकर देखा कि वहाँ पर जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है, तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता है, वो भ्रम होता है उसका, वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, समझे। और जैसे प्रकाशिक तंतु आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी बताएंगे हम, वो भी प्रकाशिक तंतु एक ऐसी घटना होती है कि वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। हाँ, और कभी कभी आपने देखा होगा कि इसे गाड़ी पर आप लोग जा रहे हैं तो रोड पर देखते होंगे कि पानी वहाँ पर भरा हुआ है, बरसा हुआ है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं बरसता है, ना तो भरा हुआ होता है, वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसे हमको भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मरीचिका, मरीचिका और प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु आदि।
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आपको हमने सब डिफाइन कर दिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या दिक्कत है, क्या हमने गलत बताया, क्या सही बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या कंडीशन है कि जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों, हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है। आप लोग जैसे बड़े हो, हमसे बड़े हैं, कुछ हमसे छोटे भी हैं, तो हम समझा दे रहे हैं इसी चित्र से आपको सब कुछ समझना है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश, पहला नियम क्या था हमारा कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ये कुछ भाग इसका थोड़ा सा भाग ये हमारा विरल माध्यम में आ जाएगा, इसमें विरल माध्यम में आ जाएगा। लेकिन जो प्रकाश का अधिकांश भाग होता है वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो पहला नियम हमारा यही है, क्या है कि प्रकाश जो है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक, ये पहला नियम था हमारा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आपतन कोण है, और ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है। यहाँ से आ गया ये हमारा अपवर्तन, लेकिन पूर्ण अपवर्तन नहीं होगा हमारा, कुछ भाग हमारा विरल माध्यम में आया। ठीक, और दूसरा नियम हमारा क्या था कि जो आपतन कोण का मान हो वो हमारा अपवर्तन कोण के मान से अधिक हो। जैसे हमारा आपतन कोण दिया है 30 अंश, आपतन कोण हमारा 30 अंश दिया है। ठीक, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो इसका अपवर्तन कोण का मान, जैसे हमारा आई का मान दिया है हमारा 30 डिग्री, तो हमारा आर का मान 15 डिग्री होना चाहिए, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब जैसे तुमको कोई कंडीशन पेपर में दे दिए, जैसे दे दिए आर का मान दे दिया तुमको 60 डिग्री और आई का मान दे दिया तुमको 30 डिग्री। अब जैसे आपसे पूछ दिए कि इस कंडीशन में बताइए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बताएंगे, नहीं होगा, क्योंकि इसका मान कम है, जबकि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होना चाहिए। और जैसे 4 चित्र बनाकर दे दिए, एक दे दिए कि सघन माध्यम से डायरेक्ट हमारे जो अधिक संपूर्ण भाग प्रकाश का विरल माध्यम में प्रवेश कर गया। ठीक, ये कंडीशन दे दिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये पहली घटना। दूसरी घटना ये वाली दे दी हमको, सही वाली, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करी प्रकाश की किरण और अधिकांश भाग इसमें परावर्तित हो गया। 3-4 कंडीशन आपको दे सकता है पेपर में कि बताइए कि इसमें कौन सा सही है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। तो आप चित्र बना हुआ है, यही कंडीशन होगी तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वरना पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी क्या नियम था, ये हमारा नियम था कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वरना पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक तंतु। ये भी हमने आपको अभी बताया कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर यह आधारित होता है। तो प्रकाशिक तंतु पहले हम आपको चित्र बनाकर डिफाइन कर देते हैं कि आप लोग कहेंगे ये क्या प्रकाशिक तंतु है। आप जैसे किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, तो उसको प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से हमने चित्र को भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे ये हमारा क्या है, प्रकाशिक तंतु है। ये हमारी पट्टी है, ये हमारी 2 सतह होती हैं, ऊपर की साइड। ये हमारा प्रकाशिक तंतु बढ़िया बन रहा है। ये हमारी ऊपर की सतह, ये हमारी निचली सतह है। प्रकाशिक तंतु की 2 सतह होती हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह। ठीक, तो यहाँ से हमने ये हमारा प्रकाशिक तंतु है। ठीक, यहाँ से हमने प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित की। ये होता तो बहुत सकरा है, लेकिन हमने आपको डिफाइन करने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये हमने प्रकाश की किरण आपतित की। ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ये यहाँ से गई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, फिर ये यहाँ निकल गई। ये हमारे क्या है, ये आप कहते होंगे कि ये क्या है, आपतित किरण। ये प्रकाश सिग्नल है,
ये क्या है? प्रकाश सिग्नल। वो भी किरण की तरह चलते हैं, प्रकाश सिग्नल जो होते हैं वो भी किरण की तरह चलते हैं। कोई प्रकाश की तरह इसमें गमन करेंगे तो ये यहाँ टकराएंगे, फिर इधर टकराएंगे इसमें, फिर नीचे की सतह, फिर ऊपर की सतह में, और फिर ये इधर निकल जाएंगे। तो ये हमारी ऐसी युक्ति होती है कि प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए। जैसे टेलीविज़न के सिग्नल हैं, ये भी प्रकाश सिग्नल हैं, ये भी प्रकाशिक तंतु के द्वारा ही पहुँचाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ये हमारा क्या है? प्रकाशिक तंतु है। तो हम इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि प्रकाशिक तंतु वह युक्ति जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के पहुँचाया जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हमारा कि यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रकाशिक तंतु क्या है। प्रकाशिक तंतु वह युक्ति है जिसके माध्यम से हम प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाए जा सकते हैं। कुछ माध्यम होते हैं, जैसे कुछ युक्तियां हमारी कि प्रकाश सिग्नल को हम पहुंचाएंगे तो आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे। कुछ जैसे 50 हमने 10% सिग्नल पहुंचाए तो हमारे वो ऐसी युक्तियां हैं, कुछ उसमें पहले जो हमारी युक्ति बनाई गई उसमें कुछ कमियां आ रह गई थी, तो उसके वजह से उसको हटा दिया गया। फिर हमारा प्रकाशिक तंतु यूज में ज़्यादा आने लगा प्रकाश सिग्नल को पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये किस लिए पहुँचाया जाता, किस लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता, क्योंकि ये बिना ऊर्जा हानि के, इसमें ऊर्जा नहीं, जो प्रकाश सिग्नल होती हैं उनकी ऊर्जा नहीं ख़त्म होती है। वो जितनी ऊर्जा से पहुंचाए जाते हैं उतनी ही ऊर्जा से वो पहुंचते हैं जहां पहुंचाए जाए, वो कहीं भी पहुंचाए जाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो आपको प्रकाशिक तंतु समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको समझ में फिजिक्स आई हो हमारे द्वारा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सर कमी रह गई है और क्या और अच्छे से हम बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट कर बताएंगे तो हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से टॉपिक लेकर आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हमारा जो सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।